प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो आज हम आपकी एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे। ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन कराएंगे। 5-6 क्वेश्चन हैं, एक ही वीडियो में सब आपको करा दूंगा। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक दो चीज़ आपको समझानी है। अगर आपके वो समझ में आई तो फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने 6.1 नहीं की है तो 6.1 को पहले कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा बेस आपका क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। देखिए, ये कह रहा है यहाँ पर, एक पर में है आपकी बुक में एक्सरसाइज से जस्ट पहले, बस ये आप देख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। कह रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दो रेखाएं समांतर कैसे प्रूफ करते हैं हम कि दो रेखाएं समांतर होती हैं। मान लो एक आपकी ये रेखा है एल, ठीक है, और दूसरी ये रेखा है आपकी एम। ये कब पता चलेगा कि समांतर है? वैसे तो आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर इसकी हर बिंदु पर आप चाहे यहां पर दूरी ले लें या यहां पर दूरी ले लें या इसके बीच में कहीं पे दूरी ले लें, है ना, ये दूरी बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये डी आ रही है तो यहाँ भी डी आनी चाहिए, यहाँ भी डी आनी चाहिए। तो इसका मतलब है अगर ये दूरी समान आ रही है, इसके इन दोनों के रेखा के बीच की दूरी किसी भी बिंदु पर समान आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है ना, और प्रूफ करने की बात ये होती है इसमें, अगर हम इनको प्रूफ करना चाहें कि कैसे प्रूफ करें ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनके संगत कोण को बराबर दिखाना होगा। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, संगत कोणों को बराबर दिखाना होगा। देखो, संगत कोण किसे कहते हैं? एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। पिछली क्लास में हम ये पढ़ करके आए थे, संगत कोण किसे कहते हैं, है ना। तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण ये होते हैं संगत कोण। ठीक है ना, तो ये एक ही और बने कोण है और एक ही जगह पे ना, देखो ये भी इस रेखा के ऊपर है और ये भी दूसरी रेखा के ऊपर ही है, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। तो ये संगत कोण अगर बराबर हो गए ना, अगर ये एंगल मान लो 1 है और ये एंगल 2 है, अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि एल जो होगा वो समांतर होगा एम के। ठीक है ना, ये बात समांतर की होती है। ठीक है, लेकिन ये इस थ्योरम में क्या कह रहा है? इस थ्योरम में तो ये कुछ और कह रहा है ना। तो ये बात मुझे बतानी थी आपको, इसके बाद इस थ्योरम में इसका यूज करेंगे बात का। चलिए, कह रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों। अब मान लो आपके पास एक रेखा एल है यहां पर, है ना, ये रेखा एल है, ये रेखा दूसरी है एक और एम, एक रेखा तीसरी है यहां पर एन। ये कह रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो। मान लो यहां पे एल जो है एम के भी समांतर है और एल जो है वो एन के भी समांतर है। ये दो रेखाएं हैं एम और एन, ये दोनों एल के समांतर हैं। ठीक है ना, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, ये एम भी एल के समांतर है और ये एन रेखा भी एल के समांतर है। तो अब ये कह रहा है कि वो आपस में भी समांतर होती हैं। जो ये दो रेखाएं हैं ना एम और एन, ये भी आपस में समांतर होगी, ये प्रूफ कर दो आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक तिरछी लाइन ले लेते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं इसको, और इस पे हम एक संगत कोण बना लेते हैं। ठीक है ना, संगत कोण, हमने संगत कोण बना लिए और इनको हम क्या कह देंगे, एक, इसको एंगल 2 कह देंगे और इसको एंगल 3 कह देंगे। ठीक है ना, अब अगर ये उसने दिया है कि दो रेखाएं हैं और वो एक रेखा के समांतर है, हमने ये मान लिया, माना एल समांतर है एम के तथा एल समांतर है एन रेखा के। ठीक है ना, तीन रेखाएं हैं एल एम एन, यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, देखो जब एल एम के भी समांतर है, अगर ये एल एम के समांतर है जैसे कि इसमें बताया गया एल एम के समांतर है, तो ये संगत कोण बराबर होंगे। तो इसका मतलब एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था शुरुआत में। फिर ऐसे ही अगर ये एल एन रेखा के भी समांतर है तो ये संगत कोण बराबर होंगे, एंगल 1 और 3 भी बराबर होगा। तो हम इसको कहेंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। अब यहां देखो, एंगल 1 जो है एंगल 2 के भी बराबर है और एंगल 1 जो है एंगल 3 के भी बराबर है ना। एंगल मीन्स कोण, कोण 1 जो है वो कोण 2 के भी बराबर है और जो कोण 1 है वो 3 के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोण 2 और 3 भी बराबर होंगे। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एंगल 2 जो हो जाएगा वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। अब ये देखो, आप जब एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गया तो ये और दिख रहे हैं ये संगत कोण है ना, क्योंकि एक ही तो तिर्यक रेखा है जो दोनों रेखाओं को काट के जा रही है, और ये संगत कोण बराबर आ गए हमारे 2 और 3। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि एम और एन भी पैरेलल होंगी। अतः हम क्या कहेंगे, अतः एम पैरेलल एन। ठीक है ना,
एम भी एन के समांतर होगी। ठीक है ना। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर दो रेखाएं एम और एन किसी रेखा एल के समांतर हो, एक ही रेखा एल के समांतर हो, तो ये रेखाएं आपस में भी समांतर होंगी। वो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, बस इस थ्योरम का हम कहीं कहीं पे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। प्रूफ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक थ्योरम है, हो सकता है पेपर में वो दे दे इसको भी प्रूफ करने के लिए। तो आप इसका प्रूफ भी ये मैंने आपको करा दिया है, इसको आप थ्योरी में अच्छे से कर लेना। ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ये ए बी रेखा है, ये सी डी के समांतर है। ठीक है, और सी डी ई एफ के समांतर है, सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है। अब यहां पे ये देखो कि ये जो रेखा है सी डी, ये ए बी के भी समांतर है और ये सी डी ई एफ के भी समांतर है। तो अभी हम जैसे थ्योरम पढ़ के आए कि जब एक ही रेखा दो रेखाओं के समांतर हो या दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो, तो वो रेखाएं आपस में भी समांतर होती हैं। तो ये वाली जो रेखाएं होंगी ई डी, ई एफ और ए बी, ये आपस में भी समांतर होंगी। समझ में आई बात आपके? ठीक है ना। तो उस थ्योरम को हम यहां पे यूज कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, और y और z का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो जो जो उसने दिया है सबसे पहले वो लिख दो। माना, सॉरी माना नहीं लिखे, दिया है, दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, समांतर को हम पैरेलल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिससे नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं, समांतर। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं इन दो डंडों से ऐसे करके। तो ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, ये दो बात उसने दी है। तीसरी बात उसने ये भी दी है कि y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। इसका मतलब ये हुआ कि y/z बराबर 3/7 है। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 3/7 गुना z है। ठीक है, ये दे रखा है उसने। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें x का मान फाइंड करना है। तो हम x का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, x के मान को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, x के मान को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो जब दो रेखाएं आपस में समांतर हों तो ये जो अंत्यकोण होते हैं ना, एकांतर अंत्यकोण कहते हैं इनको। देखो ऐसे, अब जैसे देखिए आपके पास मान लो ये दो लाइनें हैं और ये दो लाइन पैरेलल हैं। ठीक है ना, और यहां से एक तिर्यक रेखा इनको काट के जा रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल होंगे, एक तो ये वाला एक्स कोण और एक ये वाला वाई कोण, ये तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्यकोण है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स और वाई। अब इनमें क्या रिलेशन है, जब एक ही ओर के अंत्यकोण होते हैं तो उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ही ओर के अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, ये मैंने आपके लिए थोड़े से कुछ लिखे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए पहला देखिए, ये कह रहा है कि जो अगर ऐसा हुआ दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो ये एंगल 1 और 2 जो होंगे ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये एंगल 3 और 4, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं एक दूसरे के, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है ना। अब ऐसे ही आगे चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है, एकांतर अंत्यकोण। कौन से होते हैं एकांतर अंत्यकोण, जैसे ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं और एक तीसरी लाइन उनको काट रही है, तो ये जो बनेगा एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, ये एकांतर अंत्यकोण होंगे। या एक यहाँ पे जो बनेगा वो इस वाले के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये बराबर होते हैं, एकांतर अंत्यकोण कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ओके, अब आगे चलते हैं तीसरा पे। देखिए तीसरा क्या कहता है कि जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बने होंगे, ये अंदर वाले एक्स वाई, इनका योग जो होगा 180 होता है। इनको हम कहते हैं एक ही ओर के अंत्यकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण है, या तो इधर होंगे या इधर होंगे, यहाँ पे इन दोनों का योग भी 180 होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास ये फोर्थ है, ये है संगत कोण का। संगत कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कैसे होते हैं, देखिए जैसे ये दो लाइन हमारे पास पैरेलल है, अब इनके एक ही साइड, एक ये बनना है यहाँ पे, एक ये बनना है, तो ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे 3 और 4 ये भी संगत कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वापिस अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहां हमने ये बता दिया आपको रिलेशन, तो हम ये कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और ई एफ जो है वो भी सी डी के पैरेलल है। चलो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो
ये जो होंगे एक्स और वाई ये अंतकोण हो जाएंगे, एक ही ओर बने अंतकोण। तो इनका जो योग हो जाएगा एक्स प्लस वाई का, एंगल एक्स प्लस वाई का जो योग हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमने बता दिया इसको। अब इसको 1 बनाओ और यहीं पे छोड़ दो। अब आगे चलते हैं। देखो एक बात इसको और बताओ, यदि यदि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी के ही पैरेलल है ई एफ, है ना, जैसे कि हमने थ्योरम पढ़ी थी वो, कि जब दो रेखाएं किसी एक रेखा के ही समांतर हो, ए बी भी सी डी के पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के ही पैरेलल है, तो वो दो रेखाएं भी आपस में ही समांतर होंगी। तब ए बी जो होगी वो पैरेलल होगी ई एफ के, ए बी भी पैरेलल होगी ई एफ के। ये जो ए बी है ये ई एफ के भी पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो ये अगर पैरेलल हैं, ये दोनों भी समांतर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन सा कोण की बात कर रहा हूं मैं इस वाले कोण की बात कर रहा हूं। एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बन गए, है ना, एकांतर कोण बन गए, एकांतर अंत्य कोण। तो x बराबर z हो जाएगा फिर। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा, तो x बराबर z, x बराबर z, ये हम यहां पे लिख देंगे एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। ठीक है ना, और इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब यहां देखिए जरा, एकांतर अंत्य कोण हो गए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सिर्फ x, है ना, x निकालना है। अब देखिए इसको बना लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको बना लेता हूं सेकंड। ये दो है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से चलो, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, x प्लस ये 3/7 जेड जो है मैं y की जगह रख दूंगा, तो 3/7 जेड मैंने यहाँ रख दिया y की जगह, और बराबर आया मेरे पास 180। यहां से जब एलसीएम लूंगा तो ये 7x हो जाएगा प्लस 3z हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 7, और इक्वल्स टू आ जाएगा 180। यहाँ से हो जाएगा 7x, और z की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ से x, क्योंकि मुझे पता है x बराबर z होता है। तो यहाँ पे x रख दिया, और ये 7 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 180 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और इक्वल्स टू हो जाएगा 180 गुना 7। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 18 की 7 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 126। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी आसानी से। जितना x है उतना ही z होगा, लेकिन उसने z पूछा ही नहीं, उसने सिर्फ x पूछा है। ठीक है, तो x हमारा आ गया 126 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आसान था, बस थोड़ा सा आपको थ्योरम का इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार इसको दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, मतलब जो ये ए बी लाइन है ये सी डी के समांतर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, मतलब लंब है, ई एफ जो है वो सी डी पर लंब है, ई एफ सी डी पर लंब है। ठीक है, लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, और इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, और जी ई डी 126 डिग्री है, जी ई डी ये पूरा 126 डिग्री है। तो जो जो उसने दिया है ना उसे लिखते चलो। दिया है, क्या दिया है इसने, कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई डी जो है वो है 126 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए हमें निकालना है ए जी ई, ए जी ई यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला, है ना। अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइन है और एक ही तिर्यक रेखा इसको काटती हुई जा रही है, तो इसके एकांतर जो कोण होंगे, ऑल्टरनेट कोण जो होंगे एंगल, वो इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से आपको बता देता हूं। एक तो ये वाला एंगल और एक ये पूरा एंगल, ये बराबर होंगे। ठीक है ना, तो हम यहां कहेंगे चूंकि चूंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल ए जी ई जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल जी ई डी के, है ना, एंगल जी ई डी के। अब जो जी ई डी है वो क्या है, जी ई डी तो 126 दे ही रखा है उसने, जी ई डी भी 126 ही हो जाएगा। ये तो बहुत आसानी से मिल गया हमें, है ना। जी ई डी तो उसने दे ही रखा है, जी ई डी 126, तो ए जी ई भी आ गया आपके पास। अब चलते हैं आगे।
अब आपके पास कौन सा एंगल आ गया, ये अगर जीईडी उसने दे रखा था 126, इतना 126, तो ये भी 126 हो जाएगा। अब हमें निकालना है जीईएफ। जीईएफ, अब जीईएफ निकालते हैं, देखिए मेरे ख्याल से जीईएफ निकालना आसान है। नाउ अब एंगल जी ई एफ, अगर आप देखो एंगल जी ई एफ, ये वाला जो कोण है, ये वाला जी ई एफ, ये इस पूरे में से अगर मैं ये घटा दूं तो ये मिल जाएगा मुझे, है ना। पूरे में से, इस पूरे में से अगर ये वाला घटा दूं तो ये वाला मिल जाएगा, बस मुझे यही चाहिए जी ई एफ, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसको एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। एफ ई डी 90 डिग्री है, 90 क्यों है, क्योंकि ये लंब है ना, लंब लंब तो 90 डिग्री भी होता है। तो 126 डिग्री में से हमें 90 डिग्री घटा देना है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहीं पे लिख देता हूँ, 126 में से 90 गए, आपको मिलेंगे 36 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है। नेक्स्ट उसने पूछा है आपको जी एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में चलूं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल जी एफ ई या ई एफ जी कह लो, ई एफ जी, इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो तीनों एंगल का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, है ना, तीनों एंगल का योग। तो हम तीनों एंगल का योग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीन एंगल का योग, यानी तीन एंगल, एक तो कौन कौन से तीन एंगल है देखो, वो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल 90 डिग्री, और एक ये वाला एंगल जो हम निकाल चुके। ये वाला है जो आपका, ये आया 36 डिग्री, ये है 90 डिग्री का, है ना, और ये हमें निकालना है। एक तो आ जाएगा आपका जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी एफ ई, जी एफ ई प्लस जी ई एफ हो गया, जी एफ ई हो गया। अब ई जी एफ कह लो, एक एंगल हो जाएगा, एंगल ई जी एफ, तीनों का योग होगा 180 डिग्री। तो जी ई एफ हमने निकाला है ऊपर 36 डिग्री, प्लस जी एफ ई हमारा है 90 डिग्री, और ई एफ जी निकालना है हमें, एफ ई, ई जी एफ नहीं, इसको एफ जी ई लिख लो, क्योंकि इसने एफ जी ई दे रखा है ना, तो हम इसको एफ जी ई लिख लेंगे, एफ जी ई। तो ये एंगल हो जाएगा आपका एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस, इनको जोड़ लो पहले, तो 9 और 3 12, 126 हो गए, 126 उधर चले जाएंगे, तो ये 126 यहाँ आ गया। तो एंगल एफ जी ई आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 126 घटाने हैं, देखो 4 तो यहाँ के 130 हो गए, और आगे 50 बचे, 50 और 4 54 हो जाएगा ना। तो ये 54 डिग्री आपका एंगल एफ जी ई आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, तीन आंसर इसने पूछे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। इसको एक बार दोबारा से देखना इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है, कैसे कैसे हमने किया है, आपके इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू अगर एस टी के पैरेलल है, पी क्यू जो है अगर एस टी के पैरेलल है, और पी क्यू आर 110 डिग्री है ये वाला, और आर एस टी 130 डिग्री है ये रहा, तो क्यू आर एस पूछ रहा है, क्यू आर एस यानी मुझे ये बताना है, क्यू आर एस ये बताना है। तो इसमें एक काम कीजिएगा, इसमें एक काम कीजिएगा, इस ये तो मैंने पी क्यू बना दी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जा करके ये मैंने एस टी बना दी, एस टी, और ये पी क्यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इसके पैरेलल लाइन बना देते हैं, एक एक लाइन इसके पैरेलल बना दी हमने एस टी के, ठीक है। इसका नाम हम कुछ रखेंगे, ये तो आर है ही पहले से, इसका नाम मान लो मैंने एम रख दिया। तो हम कहेंगे, यहाँ पे रचना करी हमने, पहले तो उसको जो दिया है इसने वो लिख दो, जो दिया है वो लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है वो लिख दो। सबसे पहले उसने कहा है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, दूसरा उसने कहा है कि पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री, तीसरा उसने कहा है आर एस टी बराबर है 130 डिग्री। ये तीन चीज़ बराबर, ये तीन चीज़ उसने दी है। अब इसमें हम एक रचना करेंगे अपनी तरफ से, हमने इसमें एक रचना करी,
रचना हमने सफ़ेद कलर से करी, तो मैं सफ़ेद से ही लिख देता हूँ। हमने एक आर एम खींची पैरेलल टू एस टी खींची, ठीक है ना। हमने ये खींच दी जो एस टी के पैरेलल है। अब यहाँ पे देखो, हमने आर एम एस टी के पैरेलल खींची और एस टी पी क्यू के पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू और आर एम भी पैरेलल होंगी। अरे होंगी नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम जानते हैं वी नो दैट जब दो रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर हों, कौन कौन सी, जैसे पी क्यू जो है वो भी एस टी के पैरेलल है और आर एम जो है वो भी एस टी के पैरेलल है, तो वो दो रेखाएं भी आपस में पैरेलल होंगी। इसका मतलब जो पी क्यू है वो भी एस टी के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये बात हमने बता दी इसको कि जब दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो वो दो रेखाएं परस्पर भी समांतर होती हैं, ठीक है। ये बात मैंने बता दी। अब यहां देखिए, जब ये बात हमने बता दी इसको, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, देखो इस कलर से बता देता हूं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये अंतःकोण बन गए, है ना। तो हम इसको कहेंगे कि हाँ, अंत्यकोण बन गए। लेकिन एक बात पहले और, कि ये जो एंगल है ये वाला आपका 130 डिग्री है ना। और ये वाला 130 डिग्री, मैं इसको इससे बना देता हूँ, 130 डिग्री ये वाला है और ये दोनों, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो हम उससे ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। हाँ, हम इसको ऐसे कहेंगे, नाउ नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एंगल आर एस टी जो है, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एम, एंगल एस आर एम, एक तो ये आर एस टी ये वाला और एस आर एम ये वाला, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये एक ही एक ही और बने, एक ही ओर के अंत्यकोण है ना। एक ही ओर के अंत्यकोण है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले, अभी इसी वीडियो में भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहां से अगर आर एस टी देखूं मैं, उसने दिया है आर एस टी कितना दिया है, 130 डिग्री, तो यहां पे 130 में रख देता हूं और मैं यहां से एस आर एम निकाल लूंगा। एस आर एम कितना आएगा, एंगल एस आर एम जो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल एस आर एम जो होगा आपका 180 में से 130 गए, कितने बचेंगे, 50 डिग्री। तो आपका एंगल एस आर एम 50 डिग्री आ गया। तो ये वाला जो एंगल आ गया आपका, ये 50 आ गया एस आर एम, है ना। अब देखो एक और बात यहां पे मजेदार एकदम, है ना। यहां पे एक बात ये है, एक बात ये है कि जो पी क्यू है ये आर एम के पैरेलल है ना। यहां पी क्यू इज पैरेलल टू आर एम, तो अगर ये पैरेलल है तो ये एकांतर अंत कौन होंगे, ये बराबर होंगे। पी एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम, ये बराबर होंगे। कौन से कौन है ये, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है ना। तो एंगल क्यू आर एम जो हो जाएगा, एंगल क्यू आर एम जो हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर उसने दे रखा है 110 डिग्री, है ना। पी क्यू आर उसने दे रखा है 110 डिग्री और क्यू आर एम ये पूरा एंगल है। इसको मैं दो टुकड़ों में बांट सकता हूं, क्यू आर एस और एस आर एम, है ना। तो क्यू आर एम को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम, समझ में आई ना बात। पी क्यू आर उसने 110 दे रखा है, क्यू आर एम को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, क्यू आर एम ये पूरा था, क्यू आर एस हो गया, एस आर एम हो गया, दोनों को जोड़ करके क्यू आर एम बनेगा, है ना। तो यहां से मेरे पास ये एंगल निकल जाएगा। क्यू आर एस की वैल्यू मेरे पास है पहले से, या एस एम, क्यू आर एस तो मुझे निकालना है, क्यू आर एस मुझे फाइंड करना है और एस आर एम मेरे पास 50 डिग्री जो मैं अभी निकाल करके आया हूं, ये रहा। तो यहां से 50 उधर जाएगा, तो क्यू आर एस जो आ जाएगा 110 माइनस 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना, ये रचना करने का। ठीक है, एक बार आप कर लेंगे तो आपको ये इजीली हो जाएगा। आगे चलते हैं।
तो देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू ये 50 डिग्री है ए पी क्यू, ठीक है। और पी आर डी 127 है, पी आर डी 127 है, एक्स और वाई ज्ञात करने हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है इसने, एक तो दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, दूसरा एंगल ए पी क्यू जो है वो है आपका 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी जो है वो है 127 डिग्री। अगर आप यहां देखें, यहां ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो एंगल ए पी आर बराबर हो जाएगा एंगल ए पी आर बराबर हो जाएगा एंगल पी आर डी के। होगा नहीं होगा, देखो ये ए बी और सी डी पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला पूरा जो कोण होगा ये इस पूरे कोण के बराबर होगा, है ना। और ये कितना है y+50, ये कितना है y+50 APR, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे y+50 डिग्री इक्वल्स टू पी आर डी है अपने पास 127 डिग्री, तो यहां से y इक्वल्स टू आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 में से 5 गए 7, 77 आ जाएगी, और ये आपका हो जाएगा y आ गया। अब देखो ये जो ट्रायंगल बनना है पी क्यू आर, इसमें ये दो अंत्यकोण है और ये बाह्य कोण है, तो हम जानते हैं ट्रायंगल में दो अंत्यकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है ना, ये जानते हैं ना। हम कहेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में x+y बराबर 127, डायरेक्ट लिख दो, अंदर के दो कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, y की वैल्यू 77 है, तो x+77 इक्वल टू 127, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी। और ये आपको इस तरीके से भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये भी तो एक तिर्यक रेखा है, तो अगर ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों अंत्य कोण है। तो हम यहाँ ये वाला पार्ट ना भी करके, ये वाला पार्ट ना करके हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते थे कि एंगल एंगल ए पी एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। रीजन, एकांतर कोण है ये, क्या है, एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ए पी क्यू उसने दिया है 50 डिग्री, और पी क्यू आर उसने पूछा ही है, पी क्यू आर ही तो एक्स है, तो आपका एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी हो ऐसे कर लो, दो तरीके मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों तो देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये आपका पी क्यू है और ये आर एस है, दोनों दर्पण है, ठीक है ना, शीशा, मिरर कहते हैं जिसे। एक आपतन कोण, आपतन किरण यानी इंसिडेंट रे ए बी, एक आपतित किरण इस पे पड़ती है, रे पड़ती है, और वो परावर्तित हो जाते हैं यहाँ से, और परावर्तित होके ये बी सी निकलती है फिर, और ये दूसरे मिरर पे पड़ती है, फिर ये परावर्तित होके निकल जाती है सी डी के रूप में, ठीक है। अब यहाँ बस ये कह रहा है कि ए बी और सी डी को प्रूफ करो, ये पैरेलल है, समांतर है, बस ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद इस तरीके से क्वेश्चन मैंने काट करके थोड़ा ऊपर बना दिया इसको। अब इसको करते हैं, देखिए इसमें थोड़ी सी हमें रचना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रचना क्या, कि हमें यहाँ पर दो अभिलंब खींचने पड़ेंगे, ठीक है ना, एक तो ये वाला और एक यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। ये आपके पास हमने दो इसमें रचना कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो इसमें दिया गया है, दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। और ये जो है ये आपतित किरण है, आपतन किरण है ए बी, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे आपतन किरण ए बी, आपतन किरण ए बी है, ए बी
PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण BC पर चलकर दर्पण RS से टकराती है, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। बस ये कर दो। आपतित किरण AB है, परावर्तित किरण जो है वो कौन सी है? परावर्तित किरण आपकी हो जाएगी ये BC और CD, है ना। तो BC हो गई और CD भी परावर्तित किरण ही होगी एक तरीके से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो फिर ये भी हो जाएगी। बस इतना लिख दो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने रचना करी है तो मैं रचना लिख देता हूं। रचना हमने ये करी है, मान लो ये मैंने M खींचा है यहाँ पर, BMCN, ठीक है ना, BMCN। तो BM परपेंडिकुलर टू PQ तथा CN परपेंडिकुलर टू RS। खींचा, खींचे, है ना। दो लंब खींचे हमने, एक तो BM परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा PQ पे, और एक CN जो है परपेंडिकुलर खींचा हमने RS पे, ठीक है ना, लंब। अब देखिए यहां आपको पता होगा, आपने विज्ञान में ये पढ़ी होगी डेफिनेशन, कि जब किसी मिरर पे कोई आपतित किरण गिरती है तो वो आपतन होने के बाद, मिरर पे टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है यहां से ऐसे, है ना। तो जो अभिलंब होता है, अभिलंब, वो इस किरण को जो एंगल बना है यहाँ पे, इन आपतन किरण और आपतित किरण का जो एंगल बना उसको दो पार्ट में तोड़ देता है और इक्वल पार्ट में तोड़ता है। ये आपतन कोण होता है और ये ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। I और R जानते ही होंगे आप, है ना। तो इसी तरीके से यहां पर ये जो अभिलंब हमने खींचा था, इस अभिलंब ने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक तो ये और एक ये, इसी तरह एक ये और एक ये, ठीक है। अब यहां मैं इनको नाम दे देता हूं कि ये एंगल मेरे पास एक है, एंगल एक, और ये एंगल दो है, ये एंगल तीन है और ये एंगल चार है, ठीक है। इतना समझे आप। अभी आगे चलेंगे हम। अब हम ये कहेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो यहां पे आपतन कोण क्या है? एंगल 1 है, और परावर्तन कोण क्या है? एंगल 2 है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एक तो ये समीकरण बन गई। और एक ये भी तो है, देखो, ये आपतन किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये भी एंगल 3 भी बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। यहां से हम ये भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई। अब यहां पे ये देखो कि जो ये लाइन है PQ RS के पैरेलल है, अब इस पे हमने लंब खींच दिए दो। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इन दोनों पे हमने लंब खींचे हैं, तो ये लंब भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हम यहां पे ये कहेंगे इसको, चूंकि चूंकि PQ पैरेलल है RS के, तो जो BM होगा, BM वो भी पैरेलल होगा CN के। BM पैरेलल होगा CN के। भाई जब दो ये आपस में समांतर हैं, तो आप जब इन पे परपेंडिकुलर खींचोगे ऐसे सीधे सीधे, तो ये परपेंडिकुलर भी तो आपस में बराबर होंगे ना। सॉरी, बराबर कह रहा हूं, समांतर होंगे ना। तो वही बात हमने यहां पे कही है कि ये समांतर है। अब ये और ये समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा जा रही है बीच में। तो यहां पे देखो, ये एंगल 2 और एंगल 3 ऐसे नहीं बन रहे। अगर मैं यहां से एक रेखा ऐसे तिर्यक रेखा खींच दूं, तो ये एंगल अंत कोण, सॉरी, एकांतर कोण नहीं बन रहे। जेड वाले जो भी पीछे बने थे एकांतर कोण, है ना। तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना। तो यहां से हम कहेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है ये? एकांतर कोण। तो मैं इसको क्या कह देता हूं, इसको बना लेता हूं मैं तीसरी इक्वेशन। तीन इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, 1 2 और 3 से देखो, 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर हैं, 2 और 3 बराबर हैं। ये बात ध्यान से देखो, जब 2 और 3 बराबर हैं और 2 के बराबर 1 है और 3 के बराबर 4 है, तो 1 और 4 भी तो बराबर होंगे। तो हम यहां कहेंगे एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के। एंगल जो 1 है वो 4 के बराबर है। तो 2 और 2 3 बराबर हो गए, 1 और 4 बराबर हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, हम इनको जोड़ देते हैं, है ना। हम इनको जोड़ देते हैं, समीकरण, इसको मैं फोर्थ बना लेता हूं। अब समीकरण
3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर क्या होगा, इधर तो एंगल ये जुड़ जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर जुड़ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो अगर देखा जाए एंगल 1 और 2 जुड़ करके ये बन गया ना एंगल ए बी सी, तो इसको मैं कह दूंगा एंगल ए बी सी। और एंगल 3 और 4 जुड़ के क्या बन गए, बी सी डी, तो इसको बना देंगे एंगल बी सी डी। अब गौर से देखो, दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ये दोनों, चलो इनको तो भूल जाओ आप, इनको तो भूल जाओ, इसको और इसको भूल जाओ, है ना। ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां से ऐसे जा रही है, ये डी है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया। अगर ये वाला कोण इसके बराबर आ गया तो ये कौन से कोण बन गए, अंतःकोण नहीं बन गए, सॉरी एकांतर कोण नहीं बन गए, एकांतर कोण बन गए, और एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होंगी। अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पे कह देंगे जो कि एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है, अतः ए बी जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ए बी सी डी के समांतर है, और यही हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझे होंगे। एक बार दोबारा देखना इन सबको, ठीक है ना, करके देखना, या वीडियो दोबारा पीछे करके देखना, खुद से करके देखना, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे जो जो बात हमने कही है। बस आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, एकांतर कोण, अंत्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, ये सब चीजें जो मैंने पीछे बताई, इन सबको एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है ना। और बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है ना। अगर अगली एक्सरसाइज नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।